हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था हमारे चैनल की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिला करेगी। और अपने इस चैनल के ऊपर हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे हर चीज़ को, और आने वाले टाइम में टेक्निकल एनालिसिस को बहुत डीपली समझेंगे और अपने सारे जो भी हम ट्रेड्स हैं उन्हें बेहतरीन बना पाएंगे। तो आज की वीडियो जो है हमारी वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होने वाली है कि आज हम समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस आगे होता क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे मैं टेक्निकली एनालाइज करता हूँ सारे चार्ट्स को, और उसको एनालाइज करने के बाद अपनी डिटेल्स को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि आप भी टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं या कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो ये वीडियो हमारी होने वाली है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो व्हाट इज एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस अगर होता क्या है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले तो हम शेयर मार्केट के अंदर दो तरह के एनालिसिस होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस होती है जिसके अंदर हम किसी भी स्टॉक्स के प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यूज, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स और उसके प्रमोटर होल्डिंग्स, शेयर मार्केट के अंदर उसका क्या प्राइस चल रहा है, तो ये सब चीज़ें हम ध्यान देते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस होती है जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमें बस ध्यान देना होता है प्राइस की मूवमेंट के ऊपर, कि लास्ट टाइम प्राइस ने कैसा बिहेव किया, तो उसको जज करके हम आने वाले टाइम में प्राइस कैसा मूव कर सकता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, टेक्निकली एनालाइज करते हैं। पूरी तरह से इसके अंदर सिर्फ चार्ट्स का रोल होता है। हम चार्ट्स की रीडिंग करते हैं और चार्ट्स को रीड करके ही फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा जो स्टॉक है या ऑप्शन है या फ्यूचर है या कोई भी कमोडिटी है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, ये हर जगह काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस है, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में अप्लाई करो, चाहे आप स्टॉक्स के अंदर अप्लाई करो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन में अप्लाई करो, चाहे कमोडिटी मार्केट में अप्लाई करो, ये हर जगह आपके काम आने वाली है। और आपकी हर ट्रेड को बेहतरीन बना पाएगी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो और अच्छे से सीख जाते हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। तो मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दी टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा हम ना थोड़ी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड बाय द ट्रेडर्स टू एनालाइज पास्ट मार्केट डेटा, primarily focusing on price and volume to predict future price movement। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड जो हमारे ट्रेडर्स यूज करते हैं टू एनालाइज पास्ट मार्केट डेटा, मार्केट का जो पुराना डेटा था उसको एनालाइज करते हैं ताकि वो फोकस कर सकें प्राइस और वॉल्यूम पर, जिससे कि वो प्रेडिक्ट कर पाएं फ्यूचर में प्राइस की मूवमेंट कैसी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। जैसा मैंने आपको समझाया, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कोई भी एक ऐसा स्टॉक या कोई भी फ्यूचर ऑप्शन या कोई भी एक कमोडिटी जिसकी अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स का बन रहा है और उस चार्ट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट उसकी पास्ट में चलती थी, उस मूवमेंट को ऑब्जर्व करके आने वाले टाइम में कि वो किस तरह मूव कर सकता है, उसको एनालाइज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, नीचे मैंने पर्पस भी लिखा हुआ है। पर्पस है इट हेल्प्स ट्रेडर्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द मार्केट, इनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस। जैसे कि ये ट्रेडर्स की हेल्प करता है ताकि हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, मार्केट के अंदर किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, या कौन सा एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है मार्केट। जो सारा ये सारे पैटर्न जो होते हैं प्राइस फॉर्म करता है कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर। तो ये सब चीज़ें हम अभी आगे और सीखेंगे। ठीक है, इनेबलिंग दैम टू मेक इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस, जिसकी मदद से ट्रेडिंग करने से पहले कि उसे बुल साइड लेना है या बेयर साइड लेना है, कॉल लेनी है, पुट खरीदना है, स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, तो इन सब डिसीजन को एक ट्रेडर जो होता है वो ले पाता है किसी भी स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करने के बाद। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप अपने ट्रेड को बहुत बेहतर बना सकते हो अगर आप टेक्निकली एनालाइज करना सीख जाते हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ प्राइस एक्शन के पैटर्न आपके सामने शेयर कर रखे हैं। जैसे देखिए, ये एक डबल टॉप पैटर्न है। सॉरी, जैसे आप देखो डबल टॉप पैटर्न है। एक एक ऐसा एम पैटर्न बनता है, जैसे कि कोई भी प्राइस मूव हो रहा है, मूव होने के बाद अप साइड जाता है और एक एम पैटर्न फॉर्म करता है। तो जहाँ से यहाँ से आप इसे ब्रेक डाउन देता है, ये कंफर्मेशन मिलती है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे अगर ये डबल टॉप पैटर्न है, एक एम पैटर्न बन रहा है, तो इसके अंदर आप
पुट बाय करके कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ये बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न है जिसके अंदर मार्केट के अंदर प्राइस मूव होना है एक रेंज के अंदर, उसके बाद ब्रेकडाउन देना, देन रिट्रेसमेंट मिलना, देन कंफर्मेशन मिलना, उसके बाद एंट्री करके हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर भी कर सकते हैं। ये डबल बॉटम पैटर्न है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना किसे कहते हैं, जिसके अंदर मार्केट हमारा डबल बॉटम टच करता है, एक अपने सपोर्ट को टच करता है मल्टीपल टाइम, उसके बाद फिर जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम उसके अंदर कॉल साइड के अंदर आके कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ प्राइस एक्शन के पैटर्न्स होते हैं। तो धीमा धीमा आप जैसे जो पैटर्न्स मैं भी फॉलो करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं और हम कुछ पैटर्न्स आने वाले टाइम में खुद से ड्राइव भी करते रहते हैं। ये पैटर्न्स मल्टीपल टाइम चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट बिहेवियर। जैसा हमारा मार्केट बिहेव करेगा वैसे ही हमारे ये पैटर्न्स भी बदलते चलते रहते हैं। तो मार्केट के साथ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपडेट रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो हम आने वाली अपनी इस वीडियो के अंदर, जो हम हमारी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हैं हमारे, एक तो है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम हमारे इस वीडियो के अंदर हम फॉलो करेंगे। ये है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज और इंडिकेटर्स। ये कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं। इन पॉइंट्स को हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो के अंदर कवर करेंगे और इन पॉइंट्स के ऊपर भी एक पर्सनल वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलेगी, क्योंकि अभी इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं हर पॉइंट को एक ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे। हर पॉइंट का मैं आपको बेसिक मतलब समझाऊंगा और बेसिक समझाने के बाद अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा जल्दी नॉलेज के, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उस पॉइंट के ऊपर पहले वीडियो आपके लिए कवर करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज में आने वाले अपने इस वीडियो के अंदर भी सिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी समझ पाएं कि कैंडलस्टिक पैटर्न आखिर होते क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, मूविंग एवरेजेस क्या हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से हम यूज़ करेंगे और कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कैंडल्स आखिर होती कैसी हैं। देखिए आपके सामने मैंने एक चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे एक दो कैंडल है आपके सामने, एक और एक टू, ये दो कैंडल्स आपके सामने। तो ये है हमारी एक बियरिश कैंडल और ये है हमारी बुल कैंडल। ये मेरे कैसे पता चला है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है। ये ऐसे पता चलता है जैसे मार्केट का ये ओपन प्राइस देखिए नीचे है और क्लोज प्राइस ऊपर है। ठीक है, तो जहाँ पे प्राइस हमारा ओपन होता है, अगर उसका क्लोज प्राइस उसका मार्केट उस जहाँ पे हमारा प्राइस ओपन हुआ और जहाँ पे हमारा क्लोज होगा, अगर ओपन से हमारा क्लोज प्राइस ऊपर होता है तो वो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। और अगर हमारा ओपन प्राइस यहाँ होता है, क्लोज प्राइस हमारा नीचे होता है किसी भी कैंडल का, तो वो कैंडल हमारी रेड फॉर्म होती है, उसे हम बियर कैंडल कहते हैं। ठीक है, और जिस कैंडल, जैसे मान लीजिए मार्केट हमारी यहाँ पे ओपन यहाँ पे होती है और अप साइड जाना शुरू करती है, अप साइड जाके फिर डाउन साइड आ जाती है, डाउन साइड यहाँ तक आके और देखिए क्लोज यहाँ पे करती है। तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन निकलता है ना अप से ओपन से ऊपर और क्लोज से नीचे, तो उसको बोलते हैं विक। जैसा कि विक बोलते हैं, विक। और ये हमारा हाई प्राइस होता है, ये लो प्राइस होता है, ये हाई प्राइस है इसका, ये लो प्राइस है। तो ऐसे ही हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर पहले हमें ये समझना पड़ता है कैंडल्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा समझ लीजिए। कैंडल्स के अंदर ये ओपन प्राइस होता है, ये क्लोज प्राइस होता है। इसका ओपन प्राइस ऊपर है, इसका क्लोज प्राइस नीचे है, क्योंकि ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो होता है उसको विक बोलते हैं हम, WIC के, और यही इसका हाई होता है और लो होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यूज्ड इन ट्रेडिंग टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट्स। यानी कैंडलस्टिक पैटर्न एक मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का जो यूज किया जाता है ट्रेडिंग में, ताकि हम मार्केट के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सकें बेस्ड ऑन द शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ कैंडलस्टिक्स ऑन अ प्राइस चार्ट। किसके बेसिस पे? कैंडल के शेप पे, कैंडल के साइज पे और पोजीशन ऑफ कैंडल स्टिक्स। जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और अगेन इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनना शुरू करती है, इसका साइन क्या होता है? सिंपल साइन ये बनता है कि मार्केट हमें बुलिशनेस शो कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर हम बुलिशनेस शो कर सकते हैं, यानी कि कैंडल के शेप के और कैंडल के पोजीशन, या पोजीशन इसका ऊपर बनता है, तो इससे हम इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी मार्केट अप साइड है या फिर डाउन साइड है। और मान लीजिए कोई कोई कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है एक, और उसके डाउन साइड एक और रेड कैंडल बनना शुरू होती है, तो ये बियरिश मूवमेंट हो जाती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सम कॉमनली यूज कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन कौन से पैटर्न हमारे? सबसे पहले हमारा बहुत ज्यादा मेनली और कॉमनली यूज कैंडलस्टिक पैटर्न होता है हैमर। एक हैमर एक ऐसी कैंडल होती है जो हमें बुलिश साइन शो करती है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आना शुरू हुआ और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन जाती है मार्केट के अंदर,
ये एक हैमर कैंडल होती है। और हैमर कैंडल बनती है तो यहाँ से हमारा काफी, यहाँ पे हमारा एक बुलिशनेस शो होता है मार्केट के अंदर, तो यहाँ से हमारा प्राइस अपसाइड जा सकता है। यहाँ पे हम कॉल का एंट्री बना के बहुत अच्छी प्रॉफिट कर सकते हैं, और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। एक होता है स्पिनिंग टॉप की, स्पिनिंग टॉप की कैंडल कैसी होती है। एक अगला है हमारा इनवर्स हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, दोजी कैंडल, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बियरिश एनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ये कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न है जो मैंने नाम लिख दिए हैं। अगर आपको इन पैटर्न्स के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनके, जब मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तब मैं इन सारे पैटर्न्स को उस वीडियो के अंदर आपको बकायदा दिखाऊंगा भी, और एक एक पैटर्न को एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन कौन सा पैटर्न कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं जानने से पहले बता देता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर हम सिर्फ कैंडल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। कैंडल्स कैसे बन रही हैं, क्या कौन सा पैटर्न कैंडल फॉर्म कर रही हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम टेक्निकली एनालाइज करते हैं, और प्राइस की मूवमेंट पे ध्यान देते हैं कि प्राइस हमारा अपसाइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, और मैं हमारी सारी डेली एनालिसिस की वीडियोस के अंदर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। आपने कितनी बार देखा होगा कि मैं हर बार बताता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है, यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रखा है। ये सब चीजें होती है मार्केट के अंदर, मैं बहुत अच्छे से एनालाइज करता हूँ, और उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं ना, उसके अंदर हमारे काफी हद तक चांस होते हैं हमारे ट्रेड्स के अंदर हम बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्राइस चल रहा है, कोई भी प्राइस चल रहा है, तो उसका एक एक रेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि ये इसकी एक एक रेंज है। मार्केट अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा इसके लिए, और प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा इसके लिए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर आता है जिसका नाम है RSI। अगर आप RSI के बारे में पढ़ना सीख जाते हो तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से देख पाओगे, किसी भी स्टॉक्स का, किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो अगर आप RSI को सीख जाते हो तो ठीक है। तो ध्यान से लेते हैं सपोर्ट। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी प्राइस मूव हो रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे आया, मल्टीपल टाइम हिट किया, और फिर दोबारा यहाँ पे हिट करने पर फिर नीचे आएगा, तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है, इसके लिए। और मार्केट का जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाउन साइड आया और ये इसका एज अ सपोर्ट एरिया बन गया। यहाँ पे मार्केट ने दोबारा यहाँ पे मूवमेंट किया, अप साइड आने के बाद फिर दोबारा डाउन साइड आना शुरू हुआ, तो ये इसका एज अ रेजिस्टेंस काम हो गया। यहाँ इस दूसरे चार्ट में अगर आप देखें, मार्केट ने डाउन साइड आना शुरू किया था, अप साइड हुआ यहाँ से इसने बैक साइड मूव हुआ, यहाँ से मतलब मार्केट ने रिवर्सल दिया, फिर दोबारा अप साइड आ गया, फिर यहाँ पे डाउन साइड आया, फिर दिया, फिर यहाँ से रिवर्सल हो, तो यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स करना शुरू किया, तो हम इस जोन को एज अ सपोर्ट जोन कंसीडर करना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे टच करेगा तो हम वहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं, या फिर हमारा कोई स्टॉक है तो उस स्टॉक को वहाँ उस प्राइस से हम बाय कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्टॉक काफी हद तक, हमारे चांस ये रहे कि मार्केट हमारा स्टॉक वहाँ से हमारा टूटेगा नहीं, वो उसका एक लोएस्ट पॉइंट है और वहाँ से हमारा स्टॉक अपसाइड रैली दिखा सकता है, तो हम उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट इज अ प्राइस लेवल वेयर अ स्टॉक और अदर फाइनेंशियल एसेट टेंड्स टू फाइंड बाइंग इंटरेस्ट, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां पर आने के बाद हमारा कोई भी स्टॉक या कोई फाइनेंशियल एसेट या कोई भी एसेट है, कोई फ्यूचर ऑप्शन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, या फिर आपका कोई भी कमोडिटीज हो गई, जिस एरिया के पास आने के बाद वो हमें एक बाइंग इंटरेस्ट शो करे, वो जोन होता है इसका सपोर्ट जोन, ठीक है। प्रिवेंटिंग द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर, जो प्राइस को गिरने से बचाए, वो होता है इसका सपोर्ट जोन। इट एक्ट एज अ फ्लोर फॉर द प्राइस, जैसे कि फ्लोर, जैसे कि आपकी घर की जमीन होती है, जिस जमीन पे, मतलब जमीन से हम नीचे नहीं जा सकते, वैसे ही प्राइस के एक प्राइस जो होता है उसके भी एक सपोर्ट होता है, जिस सपोर्ट के नीचे प्राइस नहीं जा सकता, तो वो उसका एक सपोर्ट काम करता है। एज बायर्स आर विलिंग टू एंटर द मार्केट एंड बाय द असेट, देयर बाय सपोर्टिंग और प्रॉपिंग अप द प्राइस। जहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जहाँ पे बायर्स मार्केट के अंदर और ज़्यादा एंटर कर सकते हैं, उस जोन को बोलते हैं सपोर्ट जोन। सपोर्ट लेवल्स आर ऑफन आइडेंटिफाइड बाय प्रीवियस लोज वेयर द प्राइस हैज बाउंस्ड ऑफ मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस के पुराने चार्ट में, जहाँ पर स्टॉक्स मल्टीपल टाइम बाउंस बैक कर रहा है जिस एरिया से, तो उस जोन को हम एज अ सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से स्टॉक वहाँ पे आता है तो वहां से हम दोबारा से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। When the price approaches a support level, traders may anticipate a potential buying opportunity, expecting the price to reverse its downward trend or bounce back
फ्रॉम दैट लेवल। जैसे कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, वही चीज हमारी स्टेप से बताया जा रहा है कि सपोर्ट एक ऐसा जोन है जहां पर प्राइस आने के बाद अपने आप को रिवर्स नहीं करेगा, अपने आप को मतलब डाउन साइड नहीं लेके जाएगा, और वहीं से अपने आप को रिवर्सल दे देगा, तो उसी जोन को बोलते हैं सपोर्ट जोन। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस सपोर्ट का उल्टा होता है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल रेजिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल वेयर अ स्टॉक और अदर फाइनेंशियल एसेट्स टेंड्स टू इनकरेज एनकाउंटर टेंड्स टू एनकाउंटर सेलिंग प्रेशर। ठीक है, तो एक ऐसा लेवल जहां पे प्राइस जब आने के बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर शो करे तो उस जोन को, उस लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। प्रिवेंटिंग द प्राइस फ्रॉम फर्दर राइजिंग, जो प्राइस को ऊपर जाने से रोके उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। इट एक्ट एज अ सीलिंग फॉर द प्राइस एंड एज सेलर्स आर विलिंग टू एंटर द मार्केट एंड सेल द असेट। जैसे कि मैंने बताया, एक जमीन होती है, जैसे जहाँ पे हम हमारे घर के अंदर जमीन होती है, जैसे ही हमारा जहाँ पे हमारी सीलिंग होती है, यहाँ पे हमारा फैन होता है, वैसे ही हमारे सर के ऊपर जो एरिया होता है जहाँ से हम ऊपर नहीं जा सकते। अगर हम किसी एक बॉल को, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, हम बॉल को अगर डाउन साइड अगर हम थ्रो करें तो बॉल हमारी अगर कितना ऊपर जा सकती है, हम ऊपर भी थ्रो करते हैं तो हमारी बॉल कितनी ऊपर जा सकती है, ऊपर जाएगी तो सीलिंग टच करने पर नीचे आना पड़ेगा। तो वो जो सीलिंग होता है ना, सीलिंग एरिया, ऐसे स्टॉक्स के लिए भी एक एरिया होता है जिस एरिया के पास से स्टॉक रिवर्स करेगा, वो उसका होता है रेजिस्टेंस जोन। उस रेजिस्टेंस को मार्केट अक्सर रिस्पेक्ट करता है, इसलिए अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी हद तक सीख जाते हैं तो अपने ट्रेड्स को आप बहुत अच्छा, बेहतरीन और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, इट एज सीलिंग फॉर द प्राइस एज सेलर्स आर विलिंग टू एंटर द मार्केट, जहाँ की जिस जोन पे आने के बाद प्राइस अपना नेगेटिव सिनेरियो शो करे, उस जहाँ पर सेलर्स की इंटरेस्ट हो एंटर करने का, टू सेल द एसेट देयर बाय रेजिस्टिंग और पुशिंग डाउन द प्राइस। ठीक है, तो जहां से हमारा प्राइस डाउन होना शुरू होगा, जहां पे प्राइस अपसाइड नहीं जा सकता, जहां पर सेलर्स का इंटरेस्ट होगा, जहां पर सेलिंग सिग्नल नजर आएगा, वो जोन होता है हमारा रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस लेवल्स आर ऑफन आइडेंटिफाई द प्रीवियस हाइज वेयर द प्राइस हैज फॉलन failed to break down multiple times forming a horizontal line on a price chart। रेजिस्टेंस लेवल एक वो लेवल होता है जहां पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम आके उसको डाउन साइड उसे हिट कर देना और दोबारा उसको हिट करने जाना। तो ये हमारा मल्टीपल टाइम जब हिट करेगा तो इसके अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम हिट किया खुद को और दोबारा से उसको रिस्पेक्ट करके जब प्राइस नीचे आता है तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब प्राइस दोबारा उसे टच करने लग जाएगा तो वहाँ पे हम पुट साइड बाय कर सकते हैं, स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं ताकि हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकें। When the price approaches as resistance level, traders may anticipate a potential selling opportunity। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, रेजिस्टेंस के अंदर जब भी प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगा तो सेलर्स जो होंगे, ट्रेडर्स जो होंगे, वो मार्केट के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू रिवर्स इट्स अप ट्रेंड और स्ट्रगलिंग टू मूव बियॉन्ड दैट लेवल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस डाउन साइड आएगा और सपोर्ट एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस अप जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको इंडिकेटर बताया जो बहुत अच्छे से आप फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो हमें अक्सर बताता है कि प्राइस अपने सपोर्ट जोन के पास है, रेजिस्टेंस जोन के पास है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन जो है एक बहुत ज्यादा वाइड टर्म है, इसको हम इस वीडियो के अंदर तो पूरी तरह कवर कर ही नहीं सकते। प्राइस एक्शन के लिए पर्सनली एक नेक्स्ट वीडियो बनेगी जिसके अंदर मैं प्राइस एक्शन के सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा, आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है, प्राइस एक्शन को कौन कौन से इसके अंदर पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से टर्म्स के इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो अभी हम अपनी इस वीडियो के अंदर प्राइस एक्शन को थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो क्या है प्राइस एक्शन? रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। प्राइस एक्शन क्या बोलता है? प्राइस की मूवमेंट सच एज स्टॉक्स, करेंसीज, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज ऑन अ प्राइस चार्ट ओवर टाइम। किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर जो कुछ भी एक फाइनेंशियल एसेट है, कोई स्टॉक है, अगर उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो होता है उसका प्राइस एक्शन। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, और ये बहुत ज्यादा मेन कंपोनेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस का, एंड इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग पास्ट प्राइस मूवमेंट्स एंड पैटर्न्स टू मेक प्री डिसीजंस फ्रॉम टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। यानी कि पास्ट में जो प्राइस ने मूवमेंट किया उसको एनालाइज करने के बाद जो हम नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर प्राइस कहाँ जा सकता है उसको एनालाइज करने को ही बोलते हैं प्राइस एक्शन का एनालिसिस। उसको एनालाइज करने को ही बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एनालिसिस focuses primarily on the actual price movement and does not rely heavily on indicators or other external factors। प्राइस एक्शन जो होता है सब फोकस करता है अपने प्राइस के मूवमेंट के ऊपर सिर्फ, वो किसी भी इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है
वही सुप्रीम माना जाता है मार्केट के अंदर, कि जैसे बोला हो बहुत जगह आपने सुना होगा भाव सुप्रीम होता है, भाव सब कुछ पहले बता देता है। तो वैसे ही प्राइस एक्शन जो होता है वो आपको सब चीज़ें पहले ही बता देगा कि मार्केट अब यहाँ से हमारी अप साइड जा सकती है, डाउन साइड जा सकती है। और प्राइस एक्शन को सीखने के लिए आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तभी आप प्राइस एक्शन सीख पाएंगे। प्राइस को अगर आप पढ़ना सीख गए, चार्ट रीडिंग अगर आप सीख गए, तो अगर आप तो फिर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें जो है ना प्राइस एक्शन के अंदर ही आती हैं। ये सब चीज़ें आप आराम से खुद ही कवर कर लेंगे जब अगर आप प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। Traders who employ price action strategies often use raw price data such as candlestick pattern, support and resistance, and chart pattern to interpret market sentiments and make trading decisions. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब चीजें होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, ये सब चीजें प्राइस एक्शन के अंदर कवर हो जाती हैं। अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप अपने ट्रेड्स को बहुत अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन के अंदर खुद को बहुत ज़्यादा सुप्रीम कर लेते हैं तो आपको कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके अंदर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आप कब गेन करेंगे? जब आप मार्केट के अंदर उतरेंगे, प्राइस देखेंगे, प्राइस की मूवमेंट को देखेंगे, कैसे प्राइस मूव करता है, कौन कौन से पैटर्न्स फॉर्म करता है, कहाँ सपोर्ट मिलता है, कहाँ रेजिस्टेंस लेता है। तो उन सब चीज़ों को सीख कर ही आप प्राइस एक्शन को अच्छे से सीख पाएंगे। और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो शेयर करूंगा जल्दी ही, और जल्दी आपको चैनल पे हमारे प्राइस एक्शन की वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट्स हमारे प्राइजेशन की कवर करूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी एक बहुत अच्छा टर्म है हमारे इस टेक्निकल एनालिसिस का, क्योंकि मूविंग एवरेज के बिना हम ये नहीं पता कर सकते कि मार्केट हमारे, क्योंकि मूविंग एवरेज से ना काफी हद तक हमें पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट हमारे किस साइड में है, क्या ट्रेंड हमारा मार्केट शो कर रही है। मूविंग एवरेज आर वाइडली यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज एंड क्रिप्टो करेंसी। यानी कि मैंने बताया ना आपको, टेक्निकल एनालिसिस जो है आप किसी भी फाइनेंशियल एसेट के अंदर लगा सकते हो। बस उसके अंदर आपको एक चार्ट रीडिंग का, एक कैंडलस्टिक का चार्ट लगाना पड़ेगा, और लगाने के बाद टेक्निकल एनालिसिस को आप अप्लाई करो, तो वहाँ पे आप काफ़ी हद तक चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, तो हम वापस हम मूविंग एवरेज पे आते हैं। तो हमारे दो तरह के मूविंग एवरेज होते हैं, एक होता है एसएमए और एक ईएमए। आजकल के टाइम पे ईएमए बहुत पॉपुलर हो रखा है। ये वाला मूविंग एवरेज जो है बहुत पॉपुलर है, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है हमारे ईएमए को यूज़ कर रहे हैं एसएमए कंपैरिजन में, क्योंकि ईएमए ज़्यादा हद तक ना काफ़ी हद तक अच्छा कंफर्मेशन मार्केट के अंदर दे रहा है। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं। एसएमए क्या होता है? एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है। एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द क्लोजिंग प्राइस ऑफ एन एसेट ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स एंड डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स। मतलब एक इसकी कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर जो क्लोजिंग प्राइस होता है असेट का, एक पीरियड के अंदर, जिस पीरियड के अंदर जो क्लोजिंग प्राइस असेट का चल रहा होता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ पीरियड से। ठीक है, तो उसके 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 अकॉर्डिंग इसका एसएमए का वो एक वैल्यू निकलती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग एसएमए मूव करता है। लेकिन ईएमए जो होता है, ईएमए काफी हद तक बहुत अच्छे से मूव करता है। ईएमए की फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मैंने बहुत अच्छा अपनी हमारी बाकी सारी वीडियोस के अंदर मैंने कितनी बार बताया है आपको, 5 ईएमए। 5 ईएमए आप फॉलो करके आप पुट के अंदर एंट्री बना सकते थे और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। तो 5 ईएमए जो होता है काफ़ी हद तक हमें एंट्री बनाने का चांस देता है, बहुत हद तक, जिसके अंदर हम पुट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे आगे प्राइस हमारा काफ़ी हद तक चांस, वहाँ से हमारा प्राइस रिवर्सल होगा, और वहाँ पे 5 ईएमए की भी एंट्री कन्फर्मेशन मिल रही है, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक चांस होता है हमें बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं हम 5 ईएमए की हेल्प से, और प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो ईएमआई वन पढ़ लेते हैं। द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गिव्स मोर वेट टू रिसेंट प्राइस डेटा, यानी कि प्राइस जो पुराना प्राइस डेटा होता है उस पर थोड़ा ज्यादा वेटेज देता है। मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस कंपेयर टू द सिंपल मूविंग एवरेज, यानी जितना एसएमए करता है उसका डबल काम करता है हमारा ईएमए, तो इसलिए ईएमए को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय गिविंग ग्रेटर वेट टू द मोर रिसेंट प्राइस वाइल स्टिल इनकॉर्पोरेटिंग ओल्ड प्राइस। ये पुराने ओल्ड प्राइस में नहीं, बल्कि जो रिसेंट में प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मूवमेंट को रीशेप करता है। ठीक है, इसलिए ईएमआई ज़्यादा पॉपुलर भी है, ज़्यादा यूजेबल भी होता है। ईएमआईज आर ऑफन प्रेफर्ड बाय ट्रेडर्स हु वांट सम मोर डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव मूविंग एवरेज, यानी कि ईएमआई जो होता है ज़्यादा ट्रेडर्स से ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, और बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिव होता है, डायनामिक होता है। जैसे कि मैंने वो बताया कि ईएमआई की हेल्प से आप बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, अगर आप 5 ईएमए फॉलो कर लेते हो यार, ईएमए को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। अगर आपको, और मैं आने वाले अब कुछ वीडियोस के अंदर ईएमए के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हम ईएमए को अच्छे से समझेंगे कि आखिर ईएमए काम कैसे करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इंडिकेटर्स।
इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स हमें हमारे चार्ट के ऊपर हम लगाएंगे तो जो हमारा उससे जो हमारा व्यू होता है ना मार्केट को पढ़ने का, हमारे चार्ट को पढ़ने का, तो हमारा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी एक इंडिकेटर जो बनता है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज के द्वारा बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस होते हैं मार्केट के अंदर, तब जाके कोई एक इंडिकेटर रेडी होता है। तो हर इंडिकेटर की अपनी अलग वैल्यू है, ये बात ध्यान रखें, कोई इंडिकेटर खराब नहीं होता है। बस आपको हर इंडिकेटर के अंदर आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं, आप किसी एक इंडिकेटर को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें और उसके अंदर अपने आप को परफेक्ट बनाएं। अगर आप अपने को परफेक्ट बना लेते हैं किसी एक या दो इंडिकेटर के अंदर, तो आपको मल्टीपल इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दो इंडिकेटर यूज करके बहुत से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा इंडिकेटर मैंने पढ़ लेते हैं डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन है हमारे, इंडिकेटर्स आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट डेटा ऑफ फाइनेंशियल असेट। ठीक है, दीज कैलकुलेशंस आर यूज्ड टू एनालाइज प्राइस पास्ट मूवमेंट एंड फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। जैसे कि मैंने को बताया, इंडिकेटर एक बहुत प्राइस एक्शन इंडिकेटर जो होता है हिस्ट्री में जो प्राइस चल रहा होता है, प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, इन तीनों को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद एक आपको अलग से कुछ इंडिकेशन देता है कि उससे हम उस इंडिकेशन को समझ के हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं जो हम मैंने कुछ को जो अलग से क्लासीफाई किया आपके सामने। एक वो होता है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स, जो हमारे ट्रेंड को दिखाता है, जैसे कि हमारा है MACD और ADX। MACD और ADX, इसके बाद ये जो इंडिकेटर्स हैं इनकी भी आपको एक पर्सनल वीडियो मिल जाएगी, इन इंडिकेटर्स को कैसे यूज करते हैं। एक होता है मोमेंटम इंडिकेटर्स। मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं जैसे मान लिया RSI, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, मोमेंटम ऑसिलेटर, मोमेंटम ऑस्किलेटर। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये मोमेंटम दिखाते हैं हमारे मार्केट का। वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं हमारे मार्केट, जैसे ATR हो गया आपका, बॉलिंजर बैंड्स हो गए, ये हमारे वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर्स भी होते हैं, VWAP हो गया आपका, OBV हो गया, ये हमारे मार्केट के जो प्राइस के अंदर कौन सी वॉल्यूम है, कितनी वॉल्यूम है, उनको दिखाता है। ऑसिलेटर्स होते हैं हमारे इंडिकेटर्स के अंदर, ऑसिलेटर जैसे कि MACD का हिस्टोग्राम हो गया, RSI हो गया, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स हो गया। तो ये कुछ टाइप्स है इंडिकेटर्स के, जो अलग अलग टाइप्स हैं, वो अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर अलग अलग इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं। इंडिकेटर्स कुछ नहीं होते हैं, बस सिंपल एक वो होता है जो हमारे प्राइस को एक जो हमें एक अलग से व्यू दिखाता है और अपने अकॉर्डिंग दिखाता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है, डाउन साइड जा सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी इस वीडियो का, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस, जैसा मैंने आपको हर बार कहा, अगर टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख जाते हैं तो आप अपनी ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपनी ट्रेड्स को बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियोस में आपको बताता था कि कुछ पॉइंट्स हम अपने अपनी वीडियो के अंदर कवर करेंगे, वो टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे, हम अपनी वीडियोस के अंदर प्राइस एक्शन को कवर करेंगे, हमारी वीडियोस के अंदर साइकोलॉजी को कवर करेंगे। क्योंकि किसी एक पॉइंट के अंदर अगर आप बेहतर बन जाते हो तो हाँ, आप अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना पाओगे, लेकिन कभी कभी आपको कुछ बड़े बड़े लॉस भी देखने के लिए नजर आ सकते हैं। तो उन लॉसेस से बचने के लिए आपको अदर पॉइंट्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वो भी कुछ हमारे टेक्निकल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली कमी है हमारी सब्जेक्टिव, कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत सब्जेक्टिव होता है। टेक्निकल एनालिसिस रिलाइज ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस डाटा एंड पैटर्न्स विच कैन बी सब्जेक्टिव। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे हिस्टोरिकल प्राइस डाटा पे और पैटर्न्स पे। डिफरेंट एनालिस्ट, अलग अलग जो एनालिस्ट होते हैं, मे इंटरप्रेट द सेम डाटा डिफरेंटली। सिंपल सी बात है, मैं किसी डेटा को इंटरप्रेट कर रहा हूँ या मैं किसी डाटा को पढ़ रहा हूँ या समझ रहा हूँ, मेरा जो व्यू बनेगा उस डेटा को देखकर, किसी अदर पर्सन का व्यू उस डेटा को देखकर कुछ और व्यू बन सकता है, लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट कंक्लूजन एंड ट्रेडिंग डिसीजन। तो जिससे क्या होगा कि मैं जो डेटा को पढ़ने के बाद जो डिसीजन लूंगा, जरूरी नहीं है जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो हमारा सही हो सकता है, क्योंकि कोई और एनालिस्ट जो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो उस डिसीजन को लेगा, तो क्या पता उसका डिसीजन अच्छा हो जाए तो वो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है और मेरा उसके अंदर मुझे लॉस हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसी के लिए बता रहा हूँ कि एक व्यू जो होता है हमारा, जो हमारा व्यू होता है, उस व्यू को हमें अच्छा हमारा कब बने, जितना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा हम मार्केट को देखेंगे समझेंगे, उतना ज़्यादा हमारा व्यू जो होगा, हमारी डिसीजन पावर जो होगी वो हमारी और बेहतर बनेगी, परफेक्ट होगी, तभी हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके और अच्छे ट्रेड्स ले पाएंगे। ध्यान रहे, टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आप सिर्फ पढ़कर या फिर इस वीडियो को देखकर पूरा टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकते, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मल्टीपल टाइम्स। अपने डिसीजंस को लेना पड़ेगा, ट्रेडिंग डिसीजंस को, और लेने के बाद ये देखना पड़ेगा कि आपका जो व्यू था लेने से पहले, वो व्यू सही गया या वो व्यू आपका गलत गया। ठीक है, इसके अगला है जो हिस्टोरिकल डेटा। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस डेटा, जैसे कि हमने बताया ये हिस्टोरिकल प्राइस डेटा डिपेंड करता है, विच मे नॉट ऑलवेज एक्यूरेट रिफ्लेक्ट फ्यूचर मार्केट कंडीशंस।
Past performance is not necessarily indicative of future results and market conditions can change rapidly. जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मार्केट के अंदर आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर हर 10-15 साल बाद क्या होता है कि प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम चेंज होता है। कि आज से 10 साल पहले मार्केट का जो मूवमेंट था वो अलग तरीके से मूव होता था, तो आज जो मार्केट मूव हो रहा है हमारा, उसके मूवमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग हो चुका है, और आने वाले टाइम में जो मार्केट का मूवमेंट होगा वो भी अलग हो जाएगा। तो हिस्टोरिकल प्राइस डेटा को देखकर आप एनालाइज तो कर सकते हो कि काफी हद तक हम कैसी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि हमेशा हिस्टोरिकल प्राइस डेटा जो है वो सही नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स होंगे, कुछ कमियां होंगी। तो आपको फ्यूचर में जो मार्केट की कंडीशंस होने वाली हैं उसको एनालाइज करने के लिए आपको मार्केट से अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी एक ये भी एक लिमिटेशन है टेक्निकल एनालिसिस की। पुराने हिस्टोरिकल डेटा को देखकर हम पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, हमें नए कंडीशन के हिसाब से नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अगला है हमारा मार्केट नॉइज। ये भी एक बहुत अच्छी लिमिटेशन है। फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी नॉइजी, बहुत ज्यादा नॉइजी होता है, विद प्राइस इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स including economic indicators, geopolitical events, and investment and investor sentiment. The noise can make it challenging to identify meaningful patterns and trends in price data. कभी कभी क्या होता है कि कुछ जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, या कहीं पे कुछ फॉल हो जाता है, या किसी किसी स्टॉक के अंदर कुछ इकोनॉमिकली या फिर उसका फाइनेंशियली उसकी कुछ गलत न्यूज़ आ जाती है, तो उसके अंदर क्या होगा, मार्केट के अंदर कुछ अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है कि ये गिरने वाला है, वो गिरने वाला है। मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाता है, जिससे कि काफ़ी हद तक उस टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस के जो हमारा एनालिसिस होता है वो उस तरह से एक्चुअली काम नहीं करता जिस तरह से उसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। अगला है हमारा लैगिंग इंडिकेटर्स। मैनी technical indicators are based on lagging data, meaning they react to price movement after they have already occurred. This lag can result in displaying signal, delayed signal, and missed opportunities for traders. लैगिंग इंडिकेटर्स भी इसके इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स भी है इसकी एक लिमिटेशन, कि जब हमारा कोई भी आप इंडिकेटर लगाते हो, काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि आपको जो फ्यूचर में जो प्राइस होने वाला है उसके बारे में वो तब बताएगा जब वो ऑलरेडी मूवमेंट हो चुकी होती है, तब आप उस समझ पाते हो। तो उस इतनी देर में जो प्राइस होता है हैवी हो जाता है, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है और आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। अगला है हमारा फॉल्स सिग्नल लिमिटेशन। ही लिमिटेशन फॉल्स सिग्नल यानी कि टेक्निकल एनालिसिस कैन जनरेट फॉल्स सिग्नल्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं और उसके अंदर हमें एक फॉल्स सिग्नल नजर आता है, यानी कि हमें नज़र कुछ और आता है और होता कुछ और है। तो उन चीज़ों से भी हमें बच के रहना है। अगला है हमारा ओवरफिटिंग। Traders may fall into the trap of overfitting their trading strategies to historical data, which can result in strategies that perform well in back testing but fail in perform in real world trading conditions. जैसे कि आप मान सकते हो कि कुछ लोग ना बैक टेस्टिंग बहुत बोलते हैं कि बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करने से आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन जब तक आप लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकते। क्योंकि जो बैक बैक टेस्टिंग करते हैं, बैक में जाके टेस्टिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट ने बिहेव किया होगा, और जो नेक्स्ट टाइम जो मार्केट बिहेव करने वाली होगी उस टाइम पे आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, और नेक्स्ट टाइम आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, मार्केट कंडीशन आपकी क्या होगी, मेंटल कंडीशन किस तरह से चेंज हो जाती है, वो चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। जब तक आप लाइव में नहीं उतरोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि आप अगर बैक टेस्टिंग करके आप हमेशा अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकते। हो सकता है ऐसा कि आपने बैक टेस्टिंग करी, आपका प्रॉफिट हुआ, आप लाइव मार्केट में तरफ वहाँ भी आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये बोलोगे कि मार्केट एक ट्रैप जोन है जहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन उन ट्रैप जोन से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस भी फॉलो करना पड़ता है, साइकोलॉजी के टर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके आप अपने को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाते हो। एक अगला है हमारा मार्केट मैनिपुलेशन। फाइनेंशियल मार्केट आर susceptible to manipulation by large institutional investors or market participants. Manipulative practices such as spoofing, pump and dump schemes, and coordinate trading can distort price data and invalidate technical analysis signals. ये एक बहुत ज़्यादा एक समझ सकते हो आप, बहुत बड़ी लिमिटेशन टेक्निकल एनालिसिस की। इसको तो आप चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्केट के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पंप एंड डंप करवाते हैं स्टॉक्स को, इंडेक्स के अंदर भी वो पंप एंड डंप करवा देते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो उन चीज़ों से उन चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम ये एनालाइज कभी नहीं कर सकते कि कब कौन सा स्टॉक एकदम से पंप हो जाएगा और कब वो तुरंत ही डंप भी हो सकता है। तो मार्केट के मैनिपुलेटर जो मार्केट को मैनिपुलेट कर पाते हैं, जो उनके पास ह्यूज फंड्स होता है, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं अपने ह्यूज फंड के अकॉर्डिंग, ज़्यादा फंड से। तो उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस की हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो इन चीज़ों से बच के हमें रहना होगा। ठीक है, तो ये
ये हमारी लिमिटेशन थी हमारे टेक्निकल एनालिसिस की। लिमिटेशंस का मतलब समझ लीजिए कि कुछ कमियां हैं टेक्निकल एनालिसिस पूरा समझने के बाद भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको और भी टर्म्स सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, टेक्निकल एनालिसिस इज अ valuable tool for traders to analyze market trends, identify potential trading opportunities and manage risk। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हम ट्रेडर्स के लिए, जिससे हम मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को और रिस्क को मैनेज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, कंटिन्यूसली एजुकेट योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस टूल्स टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्किल्स। तो हमेशा खुद को एजुकेट करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस कर सीख पाओगे अच्छे से और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए आपको अपडेट रहना है मार्केट के साथ, टाइम टू टाइम मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन को पढ़ना है, सीखना है, समझना है, तभी आप टेक्निकली एनालाइज कर पाएंगे किसी भी स्टॉक या फिर किसी फाइनेंशियल एसेट को। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो के अंदर हमने बात करी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, उसके कुछ की टर्म्स के ऊपर ध्यान दिया हमने, और की टर्म्स हमारे थे प्राइस एक्शन हो गया, हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिमिटेशंस हो गई हमारी, इन सब पॉइंट्स के ऊपर हमने बात करी थी। और इन सब पॉइंट्स के अंदर अगर आपको किसी भी पॉइंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। और कोई आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, या आपको कोई भी एक अलग से कोई टॉपिक है जिसको आपको समझना है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो भी आपके साथ आपको जल्दी ला के दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स।